गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो काल्पनिक रेखाएं अर्थ पर खींची जाती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनको हम डायग्राम से समझेंगे। जितना आप समझकर पढ़ेंगे उतना ही चीज़ें आपको आसानी से याद होंगी और उनको लंबे समय तक याद रखने में आसानी होगी। कई सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जैसे भूमध्य रेखा है, पहली भूमध्य रेखा है, दूसरी कर्क रेखा है, तीसरी मकर रेखा है, फिर आर्कटिक वृत्त है और अंटार्कटिक वृत्त है। क्वेश्चन ये आता है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में है और इसका अक्षांश क्या है, मकर रेखा किस गोलार्ध में है और इसका अक्षांश क्या है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैं इन सब के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ, समझाकर पढ़ाऊँगा और मैं ट्रिक भी बताऊँगा कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उसको याद कैसे रखना है। शुरू करते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त क्या होते हैं, इनको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है जो गोलाकार होती है। पृथ्वी कैसी होती है? गोलाकार होती है, फुटबॉल की बाल की तरह होती है। अब इस पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की ओर जो लाइन खींची जाती है, इसको ये पृथ्वी का अक्ष है जो थोड़ा झुका हुआ होता है। ठीक है। अभी एक पश्चिम से पूरब की ओर जो पृथ्वी में लाइन खींची जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये लाइन इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। ये पृथ्वी का अक्ष है जो 23.5 डिग्री, जो वर्टिकल रेखा, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, इससे कितना झुका हुआ है? उससे 23.5 डिग्री है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखिएगा। 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। अगर पृथ्वी के कक्षा तल से क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से कितना झुका हुआ है, तो पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 66.5 डिग्री झुका हुआ है। ये पृथ्वी का अक्ष, ठीक है। पृथ्वी का ये अक्ष और ये पृथ्वी का कक्षा तल है। ये वाली लाइन पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री झुका हुआ है। सॉरी, पृथ्वी की कक्षा तल जो होती है वो हॉरिजेंटल लाइन होती है। इस हॉरिजेंटल लाइन से 66.5 डिग्री झुका हुआ है और ये हमारी भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा देखते हैं, कर्क रेखा देखते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को ये जो दो बराबर भागों में ये जो लाइन बांटती है, ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। ये ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। इसको इंग्लिश में ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ हेमीस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को साउथ हेमीस्फीयर कहते हैं। और जो हमारी ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर होता है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसका अक्षांश का मान 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री अक्षांश लिखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है, तो 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है। 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये स्थित है। अब इस रेखा पर दिन और रात का मान हमेशा 12 घंटे रहता है। पूरे साल में, साल के किसी भी महीने में किसी भी दिन अगर हम देखेंगे तो दिन और रात की अवधि जो होती है हमेशा 12 घंटे रहती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस भाग में दिन और रात का मान हमेशा 12 घंटे रहता है? तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? भूमध्य रेखा पर या इक्वेटर पर या विषुवत रेखा पर। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं और इक्वेटर भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात का मान हमेशा 12-12 घंटे रहता है, वो कभी नहीं बदलता। और नॉर्थ हेमीस्फीयर में क्या होता है? कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रात बड़ी होती है। ऐसे ही साउथ हेमीस्फीयर में या दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रात बड़ी होती है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। आप मेरी वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अब हम देखते हैं कर्क रेखा क्या होती है। ये हमारी पृथ्वी है। तो भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर। तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश है। ठीक है। तो ये जो रेखा होती है ये क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। तो कर्क रेखा कहाँ होती है? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होती है और जिसके अक्षांश का मान 23.5 डिग्री एन, नॉर्थ, एन का मतलब नॉर्थ या उत्तरी होता है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कर्क रेखा का अक्षांश का मान कितना है? तो कर्क रेखा का अक्षांश का मान 23.5 डिग्री उत्तरी होता है। ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी लिखेंगे। ऐसे ही अब साउथ या दक्षिणी गोलार्ध में, जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें 23.5 डिग्री अक्षांश पर। तो ये 23.5 डिग्री है।
ठीक है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो भूमध्य रेखा के समांतर होती है ये मकर रेखा कहलाती है। तो मकर रेखा कहाँ होती है? 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इसका अक्षांश का मान क्या है? 23.5 डिग्री साउथ है और दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो ये जो रेखा कहलाती है ये मकर रेखा कहलाती है, ठीक है। तो कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई। अब आर्कटिक वृत्त देखते हैं। आर्कटिक वृत्त कहाँ होता है? ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है जो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इससे 66.5 डिग्री नॉर्थ, जो ये 66.5 डिग्री है, इसका कितना मान है? 66.5 डिग्री ये अक्षांश है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अक्षांश और देशांतर भी पढ़ाऊंगा। तो ये 66.5 डिग्री जो नॉर्थ होती है ये क्या कहलाती है? ये यहाँ पे जो वृत्त बनता है इस लाइन पर, ये वृत्त कहलाता है आर्कटिक वृत्त, ठीक है। ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ में ये इस लाइन का मान कितना है? 66.5 डिग्री साउथ है, 66.5 डिग्री साउथ है। तो ये जो वृत्त बनता है इस लाइन पर ये क्या कहलाता है? ये अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। और जो सबसे नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट होते हैं, ये सबसे नॉर्थ पॉइंट, ठीक है, ये क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव कहलाता है, उत्तरी ध्रुव। और ये क्या कहलाता है? जो सबसे साउथ में पॉइंट होता है ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर कहाँ पे है? ओजोन लेयर में जो छिद्र हुआ है वो दक्षिण ध्रुव के ऊपर हुआ है। कहाँ हुआ है? जो दक्षिण ध्रुव पर ओजोन लेयर है उसके ऊपर हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी आ जा सकता है कि जो ओजोन लेयर में जो छिद्र है वो किस ध्रुव के ऊपर है, उत्तरी ध्रुव के या दक्षिणी ध्रुव के? तो याद रखेंगे ओजोन लेयर में जो छिद्र है वो दक्षिण ध्रुव के ऊपर है या अंटार्कटिका में है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कहाँ पे है? अटलांटिक में, अंटार्कटिका में या किस में? तो अंटार्कटिका में है। जो ओजोन लेयर में छिद्र है वो अंटार्कटिका में है। तो हमने भूमध्य रेखा पढ़ ली, कर्क रेखा पढ़ ली, मकर रेखा पढ़ ली, आर्कटिक वृत्त पढ़ लिया, अंटार्कटिक वृत्त पढ़ लिया। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है। तो भूमध्य रेखा क्या होती है? तो भूमध्य रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा वो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर है। जैसे मैंने ये बनाया था, तो ये काल्पनिक रेखा है। ये क्या है? भूमध्य रेखा है। जो उत्तरी ध्रुव ये है और दक्षिणी ध्रुव ये है, दोनों से समान दूरी पर है। दोनों से समान दूरी का मतलब ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये पृथ्वी की वो स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो इस रेखा पर दिन और रात का मान हमेशा, सर्वत्र का मतलब हमेशा, बराबर रहता है। अब जैसे हम नॉर्थ गोलार्ध में हैं, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो हमारे भारत में क्या होता है? जाड़ों में रात छोटी और दिन बड़ा, जाड़ों में रात बड़ी और दिन छोटा होता है। गर्मियों में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों में दिन बड़ा और जाड़ों में गर्मियों में दिन बड़ा और जाड़ों में रात छोटी होती है। मतलब दिन और रात का मान समय के हिसाब से वहाँ बदलता रहता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा 12-12 घंटे के रहते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस क्षेत्र में या किस रेखा पर दिन और रात का मान हमेशा बराबर रहता है? तो भूमध्य रेखा पर है। अब कर्क रेखा देख लेते हैं। कर्क रेखा क्या होती है? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जो कि 23.5 उत्तरी अक्षांश है। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। उत्तरी गोलार्ध में जो भूमध्य रेखा के समांतर रेखा खींची जाती है और जिसके अक्षांश का मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, वो कर्क रेखा कहलाती है। तो कर्क रेखा पर दोपहर के समय, वो समय कब होता है? 21 जून को वहाँ पे सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ने का मतलब अगर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो हमारी परछाई दोपहर के समय 21 जून को दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो 21 जून को कर्क रेखा पर, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कर्क रेखा पर किस तिथि को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं? तो कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा ये विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, गुजरात में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी या भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत की माही नदी है
गुजरात में, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि कौन सी नदी भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी है। तो भारत देश में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इनके नाम देखते हैं कौन कौन से हैं, और इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद करना है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इनको याद करने की एक ट्रिक है, मित्र लिखो आप, मित्र, मित्र तो आप जानते होंगे, फ्रेंड को कहते हैं। मित्र पर गमछा, ये छा है, ठीक है, ये छा, छा से छतरी वाला छा है, गमछा, फिर से लिख लेते हैं, छा गलत हो रहा है, गमछा और झार, सॉरी, झा, झा, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, आप इसको याद कर लेंगे तो ये आपको याद रहेगा। कैसे? मी से मिजोरम, तिर से त्रिपुरा, ठीक है, पर से क्या आएगा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो 8 हो गए। मी से मिजोरम, तिर से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये 8 राज्य याद करने की, ये आप याद कर लेंगे, मित्र पर गमछा झार, तो आपको याद हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट से फिर 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा वो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है। तो मकर रेखा कहाँ होती है, आपको ये याद रखना है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होती है। इसके अक्षांश का मान 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में आती है, इसलिए मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। तो याद रखेंगे, भूमध्य रेखा भी भारत से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के भारत ऊपर है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों लाइन गुजरती हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो ऐसा महाद्वीप अफ्रीका है, जहाँ से तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये तीनों गुजरती हैं। उसके बाद कर्क संक्रांति होता है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 21 जून को होता है। और 21 जून को क्या होता है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसको कर्क संक्रांति या कैंसर सोलेस्टाइस कहते हैं। मकर संक्रांति क्या होती है? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है। क्या लंबवत होता है? सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कर्क संक्रांति कब होती है, मकर संक्रांति कब होती है? तो याद रखेंगे कर्क संक्रांति 21 जून को होती है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। मकर संक्रांति कब होती है? मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होती है और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। अब विषुव क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ये पृथ्वी की वो स्थिति है जब सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। ये ऐसी स्थिति है जब सूर्य की किरणें क्या होती हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति कब आती है? ऐसी स्थिति 3 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः 3 सितंबर को हम क्या कहते हैं? शरद विषुव। तो शरद विषुव कब होता है? शरद विषुव 3 सितंबर को होता है। और बसंत विषुव कब होता है? बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। आपको ये याद रखना है, शरद विषुव कब होता है या ऑटमनल इक्विनॉक्स कब होता है? 3 सितंबर को होता है। और बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को होता है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, शरद विषुव कब होता है और बसंत विषुव कब होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आर्कटिक व्रत पढ़ लिया हमने और अंटार्कटिक व्रत फिर भी एक बार देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक व्रत कहते हैं और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक
अंटार्कटिक, सॉरी ये आर्कटिक है। जो उत्तरी अक्षांश में 66.5 डिग्री होता है वो आर्कटिक व्रत होता है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो व्रत होता है उसको अंटार्कटिक। थोड़ा सा फर्क है आर्कटिक और अंटार्कटिक। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक होता है और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक व्रत होता है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन ये आता है आर्कटिक व्रत का अक्षांश क्या है, तो आर्कटिक व्रत का अक्षांश 66.5 डिग्री नॉर्थ या उत्तरी है, या दक्षिणी गोलार्ध का अंटार्कटिका का अक्षांश मान कितना है, तो अंटार्कटिका का अक्षांश मान 66.5 डिग्री या अंटार्कटिक व्रत का अक्षांश मान 66.5 डिग्री दक्षिणी होता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के बारे में बताऊंगा, और टाइम क्या होता है, टाइम में कितना फ़र्क होता है, GMT क्या होता है, IST क्या होता है, इन सब के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।